दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन सभी का स्वागत करना चाहूँगा जो हाल ही में हमारे चैनल से जुड़े हैं। साथ ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरे दूसरे वीडियोस भी देखें। मैंने यूनिक हॉरर स्टोरीज के अलावा लापता लोगों के सच्चे केसेस और मिस्टीरियस वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल्स को भी एक्सप्लेन किया है। आप जाकर उन्हें भी ज़रूर चेक करें, आपको ये बहुत पसंद आएंगे। दोस्तों, आज की कहानियाँ हैलोवीन से जुड़ी है। हैलोवीन अमेरिका में मनाया जाने वाला एक त्योहार है जो 31 अक्टूबर को पड़ता है। इस त्योहार पर बच्चे भूतों के कॉस्ट्यूम पहनकर आस पड़ोस में कैंडीज मांगते हैं। इस प्रथा को ट्रिक और ट्रीट कहा जाता है। ये माना जाता है कि हैलोवीन के टाइम भूतिया घटनाएं ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आपने कई सारी हॉरर फिल्में भी देखी होंगी जो हैलोवीन पर बेस्ड है। आज की ये 3 कहानियां भी हैलोवीन के दौरान हुई थी। जिन्होंने ये कहानियां लिखी हैं उनके मुताबिक इसका हर एक शब्द सच्चा है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इन कहानियों की ओर। इस सब की शुरुआत सितंबर के आखिर में हुई, जब हमारी पालतू बिल्ली मर गई थी। मैं उस बिल्ली को बहुत याद करता था और मुझे लगा कि उसके दुख की वजह से ही मुझे उसकी आवाजें सुनाई देती थी। जब वो जिंदा थी, वो मेरे कमरे के दरवाजे पर आकर अपने पंजों से दरवाजे पर खरोंचा करती थी। जब मैं उसके लिए दरवाजा खोलता था तो वो अंदर आकर सीधे एक क्रॉल स्पेस में चली जाती, जो मेरे कमरे में बना बच्चों के खेलने के लिए एक छोटा सा हिस्सा था। वो दिन भर उसी हिस्से में रहती थी। रात को भी वो आधी रात में मेरे कमरे के दरवाजे पर खुरचने लगती, लेकिन मैं अब उसकी इस आदत का इतना आदी हो चुका था कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे इसका इस तरह बीच रात में मेरे कमरे को खुरचना अजीब नहीं लगता था। यहाँ तक कि जब वो मर भी गई तब भी मुझे उसके खुरचने की आवाज आने लगती थी। मुझे हफ्तों बाद जाकर ये एहसास हुआ कि बिल्ली तो मर गई है, तब उसकी आवाजें कैसी आती है। मुझे उसकी म्याऊं और खुरचने की आवाज अजीब तो लगती, लेकिन मुझे उससे कभी डर नहीं लगा था। एक रात अक्टूबर में मैंने उसकी हल्की सी म्याऊं की आवाज सुनी। आवाज काफी हल्की थी, लेकिन बिल्कुल क्लियर थी। वो बस कुछ सेकंड्स तक रही, फिर आवाज आनी बंद हो गई। मैंने इसे सपना समझा और मैं वापस सो गया। उसके बाद करीब हर रात 1:45 बजे मुझे अपने दरवाजे पर बिल्ली के रोने की आवाज आने लगती। उस बिल्ली की जो बहुत पहले ही मर चुकी थी, लेकिन किसी वजह से इसके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया था। मुझे ये आवाज हर रात एक जैसी ही आया करती थी, लेकिन 21 अक्टूबर को ये आवाज नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही आने लगी थी। हालांकि उस रात घर में सब कुछ नॉर्मल ही था। मेरे पेरेंट्स बाहर गए हुए थे और मेरा भाई नीचे अपने कमरे में सो रहा था। मैंने काफी देर तक YouTube देखा और उसे देखते ही सो गया था। जब मैंने खुरचने की आवाजें सुनी तो उन्हें सुनकर मैं डरा नहीं, क्योंकि ये आवाजें तो अब हर रात आया करती थी। लेकिन उस रात वो आवाजें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे लगातार दरवाजे पर खुरचने की आवाजें आ रही थी और वो आवाजें तेज होती जा रही थी। ऐसे तो उस बिल्ली ने कभी नहीं किया था, तब भी नहीं जब वो जिंदा थी। मैं अपने बेड से उठा और मैंने टाइम देखा तो 1:45 बज रहे थे। ये आवाजें जब बर्दाश्त से बाहर हो गई, तब मैंने आखिरकार अपने कमरे का दरवाजा खोल दिया, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। लेकिन मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेरे कमरे में आ गया हो। इसके बाद मैं दोबारा सोने चला गया। उसके बाद अगली कुछ रातों में भी ऐसे ही हुआ। हर रात जोरों से खुरचने की आवाजें आने लगती और जब तक मैं दरवाजा ना खोल देता तब तक वो आवाजें आती ही रहती थी। एक रात हैलोवीन की रात थी और मेरे पेरेंट्स शहर से बाहर गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं और मेरा भाई ही थे। मैंने अपने भाई के साथ मजाक करने की सोची। मैंने सोचा कि मैं उसे बिल्ली की आवाज़ों से डराऊंगा, तो मैंने उसे अपने कमरे में ही बुला लिया। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरा ये मजाक ही उसकी और मेरी जिंदगी बचा लेगा। उस रात हम काफी टाइम तक हॉरर मूवीज देखते रहे। उसके बाद मेरा भाई सो गया, लेकिन मैं नहीं सोया था। मैं इंतजार कर रहा था कि कब बिल्ली आए और मैं अपने भाई को उससे डरा सकूं। अचानक ही मेरी खिड़की जोरदार रोशनी से भर गई। मैंने सोचा शायद मेरे पेरेंट्स जल्दी ही आ गए हैं, लेकिन घड़ी में 1:45 बज रहे थे और आज किसी भी तरह की आवाज नहीं आ रही थी। ना ही बिल्ली मेरे दरवाजे पर खुरच रही थी
और ना ही उसकी म्याऊं की आवाज़ आ रही थी। उसकी बजाय मेरे कमरे में उस क्रॉल स्पेस का छोटा सा दरवाज़ा खुल गया था। अचानक एक काली परछाई मेरे अंदर से घुसती चली गई, जिसकी वजह से मैं जोर से चीखा। इसे सुनकर मेरा भाई भी जाग गया था। वो काली परछाई मेरे सीने से होती हुई मेरे पीछे गायब हो गई। मेरी सांसें तेज हो गई थी और मैंने अपना हाथ अपने दिल पर रख लिया था। ये मेरी बिल्ली की वार्निंग थी। मुझे ऐसे सुनाई दिया जैसे कोई घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। मैंने अपने भाई को पकड़ा और उसे लेकर छोटी सी क्रॉल स्पेस में घुस गया। मेरे भाई को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो मेरे साथ आ गया। मैंने एक चेयर उठाई और उसे क्रॉल स्पेस के दरवाजे के सामने रख दिया और अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। मैंने अपने भाई को बिल्कुल चुप रहने के लिए कहा। तभी हमने कुछ टूटने की आवाज सुनी और ऐसे लग रहा था जैसे कोई सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रहा हो। मैंने सुना कि वो आदमी चीजों को फेंक रहा था। मैंने अपने हाथों से अपने भाई का मुंह बंद कर दिया। वो अजनबी अब हमारे दरवाजे पर था। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने दरवाजा खोल दिया और मेरे कमरे में आ गया। उसने मेरे बेड को पलटा दिया और नाइट स्टैंड को भी पलटा दिया। मुझे लगा अब हम मरने वाले हैं। मेरा भाई खामोशी से पुलिस को टेक्स्ट करने लगा और मैंने दरवाजे की बारीक सी कीर से उस आदमी को देखने की कोशिश की। वो आदमी इसी तरफ बढ़ रहा था। उसने क्रॉल स्पेस के सामने लगी कुर्सी को उठाकर फेंक दिया। अब उस आदमी और हमारे बीच सिर्फ ये छोटा सा दरवाजा ही था। मैंने और मेरे भाई ने जोर से कसकर इस दरवाजे के हैंडल को थाम लिया था। उसके बाद मैंने बिल्ली के खुर्राने की आवाज सुनी। ऐसे लग रहा था जैसे वो हमारे पीछे से आ रही हो। आखिरकार उस घुसपैठिए ने दरवाजा खोल दिया। इससे पहले कि मैं उसका चेहरा सही से देख पाता, हमारे पीछे से एक काली परछाई निकली और उसने उसके ऊपर चढ़कर उसका मुंह नोच लिया और उसके मुंह से खून निकलने लगा था। मेरा भाई और मैं दौड़ते हुए वहां से बाहर निकल गए और पड़ोस के घर पर आवाज लगाई। कुछ देर बाद पुलिस भी आ गई थी और उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया। पता चला कि वो एक नशेड़ी था और वो लोगों के घर में घुस के पैसे चुराया करता था। आप चाहे जो भी कहे, मुझे यकीन है उस रात हमारी मरी हुई बिल्ली ने ही हमारी जान बचाई थी। ये इस कब्रिस्तान में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर मेरा पहला महीना था। मैंने हाल ही में अपना कॉलेज ख़त्म किया था और मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। जब से मैं यहाँ काम कर रहा था, यहाँ कुछ भी एक्साइटिंग नहीं हुआ था। ये काफ़ी बोरिंग काम था। मुझे कैमरास को चेक करना होता था, कब्रिस्तान का चक्कर लगाना होता था और ये देखना होता था कि सब चीज़ें सही हैं या नहीं। मुझे जॉब की ज़रूरत थी और इस जॉब से ज़्यादा पैसे मुझे कहीं नहीं मिलते, इसीलिए मैंने ये जॉब ले ली थी। इसमें किसी भी तरह का एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं थी। शायद उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत थी। इसीलिए जैसे ही मुझे इस जॉब का इश्तिहार मिला तो मैंने उन्हें फ़ोन लगाया और उन्होंने फ़ोन पर ही मेरी नौकरी पक्की कर दी थी। मैं जॉब के पहले दिन जब आया तो मेरे बॉस ने मुझे कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी, ना ही क्या करना है क्या नहीं ये सारी बातें भी नहीं बताई। बस उन्होंने कहा कि मुझे 9 रूल्स को याद कर लेना है और इन 9 रूल्स को सिर्फ हैलोवीन पर ही फॉलो करना है। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ये रूल्स ऐसे ही फॉलो करने हैं जैसे बताए जाएं और मैं इसमें छोटी सी गलती भी ना करूं। मैंने अपना फ़ोन निकाला और मेरे बॉस ने जो रूल्स बताए उन्हें रिकॉर्ड करने लगा। इन रूल्स को सुनकर मुझे ऐसे लगा जैसे ये आदमी पागल है। शायद इसी वजह से कोई यहाँ काम नहीं करता था। और आखिर ये रूल सिर्फ हैलोवीन की रात पर ही क्यों फॉलो करने हैं, इसे भी मैं नहीं समझ सका। अब मैं आपको बताता हूँ वो रूल्स क्या थे। ये रूल्स ऐसे ही मैं आपको सुनाने वाला हूँ जैसे मैंने रिकॉर्ड किए थे। रूल नंबर 1, हैलोवीन की रात को ठीक 8:30 पर आओ, न इससे पहले न इसके बाद। अगर 8:30 नहीं हो रहे तो गेट से अंदर मत आना। रूल नंबर 2, 9:15 तक ऑफिस के अंदर ही रहना है और अपने आप को काम में मगन रखना है, लेकिन सिक्योरिटी कैमरास को बिल्कुल भी नहीं देखना, बल्कि मैं उन्हें पहले से ही बंद कर दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर मॉनिटर अपने आप चालू भी हो जाए तब भी तुम्हें उसे नहीं देखना है। अगर किसी वजह से
तुम कब्रिस्तान के सेक्शन ए की तरफ का मंजर देख भी लेते हो तो तुम्हें ऑफिस की लाइट्स बंद कर देना है और छुप जाना है। अगर मॉनिटर पर बी या सी सेक्शन चल रहा है तब तुम्हारे पास सिवाय भागने के कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम उससे बच सको। इसको आसान बनाने के लिए मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि मॉनिटर को ब्लैंकेट या जैकेट से ढांक दो, क्योंकि जो हैलोवीन की रात इनमें दिखाई देगा तुम उसे बिल्कुल भी नहीं देखना चाहोगे। रूल नंबर 3, 9:15 पर तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड होंगे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए। दरवाजे को खुला ही छोड़ देना। मुमकिन है तुम्हें एक बहुत लंबा सा कोई शख्स दिखाई दे जिसका पूरा चेहरा सपाट होगा। यह हैलोवीन कॉस्ट्यूम नहीं है। अगर वो तुम्हें दिखाई दे तो तुम्हें उसे गुड इवनिंग कहना है, ठीक उस जगह देखते हुए जहां उसकी आंखें होनी चाहिए थी। अगर वो तुमसे कुछ ना कहे तो तुम्हें कब्रिस्तान में अपनी पेट्रोलिंग के लिए आगे जाना है। लेकिन अगर वो तुमसे कुछ कहे तो बिल्कुल भी हिलना मत, अपनी एक मसल भी मत हिलाना। वो बिना कुछ किए चला जाएगा और ऑफिस का दरवाज़ा बंद कर देगा, जिसके बाद तुम आगे बढ़ सकते हो। रूल नंबर 4, जब तुम कब्रिस्तान के सेक्शन ए की तरफ जाओगे तुम्हें जेम्स आर हैकनी की कब्र दिखाई देगी जो पूरी तरह से खुदी हुई होंगी। तुम्हें इस कब्र के अंदर बिल्कुल भी नहीं देखना है। रूल नंबर 5, जैसे ही तुम सेक्शन ए से सेक्शन बी की तरफ जाओगे तुम्हें एक ब्रिज क्रॉस करना होगा। तुम्हें उस ब्रिज के पास दर्जनों परछाइयां खड़ी हुई दिखाई देंगी जो एक बड़े से पेड़ के नीचे एक सर्कल में खड़ी होंगी। गौर से सुनो, तुम्हें उनके पास जाना है और उनसे पूछना है, क्या मैं आगे जा सकता हूं? अगर तुम्हें अपने सर में आवाज आए कि बढ़ते रहो तब तुम्हें सेक्शन बी की तरफ जाना है। अगर तुम्हें कोई भी आवाज सुनाई ना दे तब तुम वहीं खड़े रहना। रूल नंबर 6, जब तुम सेक्शन बी में आओ तुम्हें रोजाना की तरह ही पेट्रोलिंग करनी है। बस ये ख्याल रहे कि तुम्हें 10 बजे तक इसी हिस्से में रहना है। जब 10 बज जाए तब तुम आगे बढ़ सकते हो। रूल नंबर 7, सेक्शन बी से निकलने के बाद तुम महसूस करोगे कि टेम्परेचर और लाइटिंग चेंज हो चुकी है। तुम्हारे क्रॉस करते ही टाइम सीधा 2 बजे पर पहुंच जाएगा, लेकिन तुम्हें इससे घबराना नहीं है। और प्लीज अगर तुम्हें फोन आए तो उठाना मत, चाहे तुम्हारा फोन कितना ही बजे, चाहे ये फोन तुम्हारे कितनी ही करीबी शख्स का क्यों ना हो, तुम्हें वो बिल्कुल भी नहीं उठाना है। ये फोन तुम्हें उसी आदमी की तरफ से आएगा जो ऑफिस में तुम्हें पहले जाते हुए दिखाई दिया था। वो तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें ऑफिस की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है। आधे घंटे के बाद यानी 2:30 बजे तुम्हारा फोन बजना बंद हो जाएगा, तब तुम आगे बढ़ सकते हो। रूल नंबर 8, तुम्हारा फोन जैसे ही बजना बंद होगा टाइम दोबारा बढ़कर 4:30 पर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और टाइम अब भी 2:30 बजे पर है तो इसका मतलब तुम मुसीबत में पड़ चुके हो और तुमने पिछला कोई ना कोई रूल जरूर तोड़ा है। अब बदकिस्मती से तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम आखिरकार सेक्शन सी में पहुंच जाओगे। यहाँ तुम्हें एक औरत के लिए तैयार रहना चाहिए जो खून से सनी होंगी और जो तुमसे मदद मांगेंगी। वो तुमसे अपने बच्चे के बारे में पूछेंगी और तुम्हें अपने पास बुलाएंगी, लेकिन तुम्हें उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाना है। और 10 मिनट बाद वो दूसरी तरफ जाने लगेंगी। जब वो चली जाएंगी तुम्हें वहाँ खून से सने हुए काफी सारे टॉवेल्स दिखाई देंगे। तुम्हें उन्हें उठाना है और वेस्ट बिन में डाल देना है। रूल नंबर 9, इस आखिर काम को करने के बाद तुम्हें दौड़ते हुए ऑफिस में जाना है। अपनी नजरें सिर्फ सामने रखना, इधर उधर बिल्कुल भी मत देखना। जब तुम ऑफिस के पास पहुंच जाओगे तुम्हें वो आदमी ऑफिस से बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। इस टाइम तक 5 बज रहे होंगे। हो सकता है वो तुम्हें देखकर रुके और कहे गुड वर्क, और उसके बाद वो वहां से आगे चला जाएगा। तुम्हें ऑफिस में जाना है और दरवाजा बंद कर लेना है। उसके बाद तुम कैमरास को बैठकर देख सकते हो और अपनी शिफ्ट पूरी कर सकते हो जब तक कि मैं वहां ना आ जाऊं। लेकिन अगर वो कहे मेरे साथ आओ, तब तुम्हें भागते हुए ऑफिस में घुस जाना है और लॉक कर देना है। उसकी बात बिल्कुल भी मत मानना। वो ऑफिस के दरवाजे पर आएगा और तुमसे दरवाजा खोलने के लिए कहेगा, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी उसके जाल में नहीं फंसना है। दरवाजा सिर्फ तब खोलना जब दरवाजे पर 3 बार दस्तक हो। 3 बार दस्तक करके मैं आऊँगा। इस शिफ्ट के बाद तुम्हें कुछ हफ्तों की छुट्टी दी जाएगी और तुम्हें अच्छी खासी रकम भी दी जाएगी। इन रूल्स को सुन के आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन पर मुझे शक क्यों रहा होगा। मैंने पहले तो इन्हें सिर्फ मजाक ही समझा,
लेकिन मेरी शिफ्ट खत्म होते होते मेरा नजरिया पूरी तरह बदल गया था। मैं 8:30 बजे अपनी शिफ्ट पर आया। मेरा बॉस वहां से चला गया इस उम्मीद से कि मैं सारे रूल्स को फॉलो करूंगा। मैंने सोचा इन रूल्स को फॉलो करने में हर्ज ही क्या है, इसलिए मैंने कैमरास को चेक नहीं किया। बाहर जाने के बाद मुझे वो आदमी दिखाई दिया। वो बहुत ही लंबा था और उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। वहां पर कुछ भी नहीं था। मैं उसको देखकर इतना सहम गया था कि मैं लगभग भूल ही गया कि उसे गुड इवनिंग कहना है। लेकिन फिर मुझे याद आया और मैंने उसे गुड इवनिंग कहा और वो चला गया। मैं एंट्रांस पर आया और जेम्स आर हैकनी की कब्र पर गया। ये बहुत बड़ी कब्र थी और पूरी तरह से खुदी हुई थी। इसे देखकर मेरी हालत खराब होने लगी थी। मैं जल्दी से यहाँ से निकल गया और सेक्शन बी के ब्रिज के पास पहुंचा। मैंने बड़े से पेड़ के पास देखा तो मैंने नोटिस किया कि कई सारी परछाइयां उसके आसपास घूम रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या मैं आगे जा सकता हूं? लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं वहां खड़ा रहा लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। काफी देर इंतजार करने के बाद मैंने अपनी नजरें उस परछाई से हटाई और दूसरी तरफ देखने लगा, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद वो परछाई का रूप बिल्कुल मेरी तरह से हो गया, लेकिन वो मुझसे काफी बड़ा था और वो खून में सना हुआ था। वो जोर से चीख मारते हुए मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं पीछे मुड़कर भागने लगा। भागते हुए जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो गायब हो चुका था। तभी मेरे दिमाग में आवाज आई, आगे बढ़ो। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हो रहा था। ये मानो किसी सपने की तरह था। खैर, मैं आगे बढ़ा और 10 बजे तक उसी एरिया में घूमता रहा। 10 बजे मैं सेक्शन सी की तरफ बढ़ गया। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तापमान गिर गया था। मुझे अचानक ठंड महसूस होने लगी थी और अंधेरा भी कुछ ज्यादा ही हो गया था। उसके बाद मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब मैंने अपने फोन में देखा कि अब 2 बज रहे थे। ठीक उसी टाइम मेरा फोन बजने लगा और डिस्प्ले पर मेरे पिताजी की तरफ से ये कॉल आ रहा था। लेकिन हकीकत तो ये थी कि मैं अपने पिताजी के बारे में जानता ही नहीं हूँ, ना ही उसका नंबर मेरे फोन में सेव है। ये मेरे लिए काफी संवेदनशील मामला था, इसलिए मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने फोन वापस अपनी जेब में रख लिया। कुछ देर बजने के बाद फोन बंद हो गया। तब मैंने दोबारा फोन निकाला तो अब 2:30 बज रहे थे। मैं अपने फोन को देखते हुए आगे बढ़ रहा था कि अचानक टाइम 2:30 बजे से 4:30 बजे पर शिफ्ट हो गया था। इसके बाद मुझे कुछ तसल्ली हुई कि मैंने सभी रूल सही से फॉलो किए हैं। मैंने सेक्शन सी में पेट्रोलिंग करनी शुरू की। तभी मुझे एक खौफनाक चीख सुनाई दी। इसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा एक खून से लथपथ औरत चीख रही थी, मेरा बच्चा, मैं उसे कहाँ ढूंढूं, मेरा बच्चा। 10 मिनट तक चीख पुकार करने के बाद वो वहां से चली गई। मैंने सारी टॉवेल्स उठाई और उन्हें कूड़ेदान में डाल दिया। उसके बाद मैं दौड़ता हुआ ऑफिस में गया। ऑफिस के पास पहुंचने तक मुझे कुछ भी न दिखाई दिया ना ही कुछ सुनाई दिया, जबकि मेरे बॉस ने कुछ और ही कहा था। मैं ऑफिस के बाहर पहुंच गया। ऑफिस में घुसा वो आदमी भी बाहर निकल गया था। इस बार जब मैंने उसकी तरफ देखा तो खौफ से मेरी हालत खराब हो गई थी। फिर उसने कहा, मेरे साथ आओ। मैं बिना टाइम वेस्ट किए भागते हुए ऑफिस में गया और दरवाजा बंद कर लिया। आखिर मैंने कहाँ गड़बड़ की है? मैंने चीखते हुए खुद से पूछा। बाहर से वो आदमी दरवाजा जोरों से पीटने लगा था। मैंने डर के मारे अपनी जैकेट निकाली और उसे अपने सर पर ओढ़ लिया। मैं उसके बाद कांपता हुआ वहीं बैठा रहा जब तक मैंने दरवाजे पर लगातार 3 दस्तक नहीं सुन ली। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला। सामने मेरा बॉस खड़ा था। मैंने चीखते हुए उससे पूछा, तुमने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया था? मैं इस सब से गुजर के मानो पागल हो गया था, लेकिन मुझे उसे देखकर कुछ राहत भी मिली थी। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, घर जाओ बच्चे और थोड़ा सो जाओ। मैंने चीखते हुए कहा, नहीं, मुझे जवाब चाहिए, मुझे बताओ ये सब क्या था? उसने मेरी तरफ देखा और बोला, तुमने कब्रिस्तान की अच्छे से देख रेख की है लड़के, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। उसने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला,
मेरा नाम है जेम्स रेंडल हैकी और मैं 200 साल पहले मर चुका हूँ। हर हैलोवीन पर मैं कब्रिस्तान को छोड़कर बाहर जाता हूँ जिससे मैं अपनी फिजिकल बॉडी को रिचार्ज कर सकूं। तुमने पिछली रात मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। मुझे उसका नाम पहचानते देर नहीं लगी। ये वही था जिसकी कब्र खुदी हुई थी। उसकी बातें सुन के मेरा जबड़ा हैरत से खुला रह गया था। फिर मैं वहां से निकलकर अपने घर आया और अपना सामान बांधकर इस शहर को हमेशा हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। मैं 40 साल का एक शादीशुदा आदमी हूँ। मेरे 3 बच्चे भी हैं जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। हर साल मैं और मेरी वाइफ हैलोवीन के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि हमें यह त्योहार बहुत पसंद है। हम हैलोवीन के लिए हजारों डॉलर्स डेकोरेशन और कैंडीज पर खर्च करते हैं। जो भी हमारे घर ट्रिक और ट्रीट के लिए आता है हम उसे बहुत सारी बढ़िया सी कैंडीज देते हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में कुछ अजीब हो रहा है। एक रात मैं और मेरी वाइफ घर पर बैठे हुए थे कि तभी डोरबेल बजी। यह सितंबर का महीना था। जब मैंने दरवाजा खोला तो मैंने देखा एक आदमी खरगोश की कॉस्ट्यूम पहनकर सामने खड़ा था। वो कोई बच्चा नहीं हो सकता था क्योंकि वो 6.5 फीट ऊंचा था। उसका कॉस्ट्यूम बिल्कुल नया था लेकिन वो काफी क्रीपी लग रहा था। उसके हाथ में एक कटोरा भी था। जैसे कि मैंने आपको बताया वो सितंबर का महीना था और हैलोवीन को अभी काफी टाइम बाकी था, इसलिए मैंने उससे कहा कि हमारे पास कैंडीज नहीं है और वो हैलोवीन पर आए। अगली बार वो खरगोश की कॉस्ट्यूम पहना हुआ आदमी दिसंबर में आया। बाहर बर्फ जोरों से पड़ने लगी थी और बर्फीले तूफान भी आ रहे थे। अब की बार उसका वो कॉस्ट्यूम थोड़ा मैला हो गया था। उसे देखकर ऐसे लग रहा था मानो उसने काफी लंबे समय से उसे उतारा ही ना हो। अजीब बात यह थी कि वो 31 अक्टूबर यानी हैलोवीन के दिन नहीं आया था बल्कि अब जाकर दिसंबर में आया था। मैंने उससे फिर कहा कि मेरे पास इस समय कोई कैंडी नहीं है और मैंने उससे ये भी कहा कि वो किसी जगह छत तलाश करे। मैं ऐसे शख्स को अपने घर में नहीं लेना चाहता था। इसके बाद वो जनवरी के बीच में आया। इस टाइम तक मैं उससे बेजार हो गया था, यहाँ तक कि मैंने उसके बारे में पुलिस को भी बता दिया था, लेकिन पुलिस उसके बारे में कुछ पता नहीं लगा पाई थी। अगले 5 सालों तक ऐसे ही चलता रहा। वो साल में कभी भी मेरे दरवाजे पर आ जाया करता था, लेकिन वो हैलोवीन के दिन कभी नहीं आता था। एक बार तो मैंने उसके ऊपर गन भी तान दी थी, लेकिन वो इससे भी बिल्कुल नहीं डरा था। उसके बाद हमने वो घर छोड़ दिया और उस जगह से 2 मील दूर रहने लगे। नए घर में वो 6 महीनों तक नहीं आया तो हम समझे कि अब उससे पीछा छूट गया है। लेकिन एक दिन अचानक ही दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला तो वही खरगोश का कॉस्ट्यूम पहने हुए आदमी खड़ा था। अब उसका कॉस्ट्यूम बहुत बुरी हालत में था और उस पे धूल मिट्टी जमी हुई थी, बल्कि कहीं कहीं तो उसमें मकड़ियों ने जाले भी बना दिए थे। ऐसे लग रहा था मानो उसका कॉस्ट्यूम सड़ने लगा हो। मैं चाहे उसे कितना ही धमकाता डराता, लेकिन वो फिर वापस आ जाया करता था। कुछ दिनों पहले वो फिर आया। मैंने बेरुखी से दरवाजा खोला। इस बार उसके कॉस्ट्यूम की हालत बिल्कुल खस्ता थी। वो जगह जगह से फटने लगा था और उस पे सूखे खून के धब्बे भी थे। लेकिन इस बार मैंने अपनी जेब से पेपरमिंट की गोलियां निकाली और उसे दे दी। हैरत की बात यह थी कि उसने अपना सर ना में हिलाया। मैं खुद को बेवकूफ समझने लगा कि इन 10 सालों में आखिर मैंने उससे क्यों नहीं पूछा कि उसे चाहिए क्या। लेकिन इस बार मैंने उससे पूछा, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? वो कुछ देर तक अपनी जगह पर ही जमा रहा। फिर उसने अपनी कटोरी मेरे सामने कर दी। मैंने जब उस कटोरी के अंदर देखा तो मुझे उल्टी सी आने लगी। उस कटोरी में एक दिल रखा हुआ था। मुझे नहीं पता कि ये इंसान का दिल था या नहीं, लेकिन वो काफी क्रीपी था। इसे देखकर मैंने उसके सर पर जोर से मुक्का मारा, जिससे उसका कॉस्ट्यूम का चेहरा उड़कर मेरे बरामदे में गिर गया। उसके बाद जो मैंने देखा उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उसके कॉस्ट्यूम वाले सर के नीचे कुछ भी नहीं था। जी हाँ, इस पे यकीन करना मुश्किल है, लेकिन वो आदमी इसी कॉस्ट्यूम से बना हुआ था और उसके अंदर कोई था ही नहीं। उसकी बॉडी उसके सर के पास गई और उसने अपना सर उठाकर अपने धड़ पर रख लिया
और वहां से इतनी तेजी से भाग गया जितनी तेजी से चलना इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं था। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। मुझे नहीं पता कि आखिर इसके साथ क्या किया जाए। मैंने पुलिस को भी इसके बारे में जानकारी दी और अपने बच्चों को भी इसके बारे में बताया, लेकिन वो लोग मुझे और मेरी वाइफ को पागल समझ रहे हैं। उन लोगों को हम पर यकीन ही नहीं है। लेकिन मैं अब अपनी और मेरी पत्नी की सुरक्षा को लेकर काफी चिंता में हूँ। कुछ ही दिनों पहले मुझे अपने दरवाजे पर लिखा मिला कि तुमसे आखिरी बार हैलोवीन पर मिलता हूँ। मैं इस चीज को धमकी की तरह ले रहा हूँ। हमने पहले ही ये तय कर लिया है कि हम हैलोवीन के दिन इस शहर से बाहर चले जाएंगे, लेकिन क्या हो अगर वो हमें बाहर भी ढूंढ ले, जैसा उसने हमारे नए घर में हमें ढूंढ लिया था। प्लीज अगर आप मेरी मदद कर सकते हो तो मुझे बताएं कि आखिर मैं क्या करूं। वो खौफनाक खरगोश किसी भी वक्त मेरा दरवाजा खटखटाता होगा। जिन्होंने यहाँ तक कहानियों को सुना है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही असली लेजेंड हो और एक लेजेंड की तरह आप इस वीडियो को लाइक करो और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि हमारी कहानियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। एक बार फिर याद दिला दूं कि आप राजवाला चैनल की दूसरी कहानियों को भी सुने, आपको जरूर पसंद आएंगी। मैं आपको मिलता हूं अगली बार कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।